कहानी विषाक्त प्रेम। लेखक माणिक बंदोपाध्याय। इंसानी दिलों का मिलन होना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये किसी भी समय किसी के भी साथ सहजता से हो सकता है। सत्य और सरला के मामले में भी वो अटूट खिंचाव पैदा होने में ज्यादा से ज्यादा महीने भर का समय लगा था। समाज जहां बाधा नहीं देता या दखल देना जरूरी नहीं समझता, वहां महज दिल का खिंचाव ही मिलन के लिए पर्याप्त है। लेकिन एक विचित्र कारण से उन्होंने इस रिश्ते के स्वाभाविक अंजाम को जैसे लापरवाही के साथ एक तरफ किनारे कर दिया था। इसके बावजूद एक दूसरे को देखे बिना रहना उनके लिए धीरे धीरे असहनीय होता जा रहा था। हालांकि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि एक साथ घर बसाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। सत्य बेहद चतुर और अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति था। सरला की तुलना में वो इस रिश्ते के प्रति और भी ज्यादा उदासीन दिखता था। दरअसल उसका असली पेशा तो चोरी था। सरला के घर उसने आना जाना इसलिए शुरू किया था ताकि किसी सटीक मौके पर उसके गहने और रुपए पैसे लेकर रफू चक्कर हो सके। सत्य के जीवन का दर्शन ही बड़ा निराला था। उसके लिए हर काम पर्दे के पीछे होना ही परम तृप्ति का विषय था, चाहे वो आजीविका हो या जीवन जीने का ढंग। उसका मन कहीं और खो गया है, ये जानकर खुद को धन्य मानने जैसा रोमांचक भाव वो अपने भीतर समेटे हुए थे। पहले दिन जब उसने सरला के दरवाजे पर दस्तक दी थी, तब वो एक मंझे हुए दिलचोर के छद्मवेश में आया था। बाबू बनने का वो सारा साजो सामान उसने कुछ ही दिन पहले एक बड़े व्यापारी के घर से हाथ साफ किया था। व्यापारी लोग आखिर अपने घर को लेकर इतने ज्यादा चौकन्ने क्यों रहते हैं, ये वही जानते हैं। लिहाजा मुख्य कमरे में सत्य को कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। हालांकि उस व्यापारी के बिगड़ैल बेटे के कमरे से उसने कीमती धोती कुर्ता, सोने की घड़ी और सोने के बटन हथिया लिए थे। बस एक जोड़ी महंगे जूते उसे अपनी जेब से पैसे खर्च करके खरीदने पड़े थे। बेशक वो पैसा भी उसी बिगड़े लड़के के बटवे से ही आया था। फिर भी जब दूसरों की जेब काटकर कमाई करना ही सत्य का पेशा हो, तब कीमती जूते खरीदने में वो जमा किया हुआ पैसा खर्च हो जाने पर उसका मन थोड़ा कचोट जरूर रहा था। उस महंगे चमड़े के जूतों की हल्की मसमस की आवाज जब भी उसके कानों में पड़ती, उसके मन में एक तरह की बेचैनी और मलाल जाग उठता। और उन्हीं जूतों की कीमत वसूल करने के इरादे से ही उसने मुख्य रूप से सरला पर नजर डाली। सरला के रूप रंग की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था जिसे देखकर कोई ठिठक जाए, और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी और शायद सबसे बड़ा आकर्षण भी। वो ना तो बहुत सुंदर थी और ना ही बदसूरत। एक ऐसी साधारण बनावट जिसे परखने का जोखिम किसी पुरुष को नहीं उठाना पड़ता था। और इसी तरह की सुरक्षित महिलाओं को वे डरपोक पुरुष पसंद करते हैं जो स्त्री का साथ खरीदने को ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जो ये समझते हैं कि पैसा ही रिश्तों की आखिरी बात है, वे असल में बेहद बुज़दिल होते हैं। सरला के शरीर पर लदे गहने और घर का कीमती सामान ही उसकी असली पहचान थी, और सत्य जैसे शिकारी के लिए इतना ही काफी था। सरला के शरीर के अधिकांश गहने गिल्टी यानी नकली पॉलिश के थे, और घर का फर्नीचर नीलामी में खरीदा हुआ सेकंड हैंड माल था। असली सोने के गहने वो बहुत जतन से छिपा कर रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि शरीर पर पहनने से कहीं ज्यादा छिपा कर रखने में ही सोना सुरक्षित है। इसलिए बाहरी चमक दमक से रहित गिल्टी के गहनों को लेकर उसके मन में कोई मलाल नहीं था। घर का फर्नीचर दरअसल अलग अलग समय पर वसूले गए उपहार थे, और वसूले गए उपहार जो कि असल में उच्चिष्ट यानी जूठन या सेकंड हैंड चीजें ही होती हैं, इस बारे में सरला अच्छी तरह वाकिफ थी। फिर भी 3 पीढ़ियों के पुराने टूटे पलंग और दीमक लगी अलमारी से सजे पुश्तैनी अहाके की तुलना में किसी साहब के घर की नीलामी से आए फर्नीचर से सजे इस आधुनिक कमरे की चमक ही अलग थी। विशेष रूप से सरला का वो पलंग 7 साल पहले इसी कमरे में शराब पीते पीते जिस आदमी की हार्ट फेल होने से मौत हुई थी, ये उसी का दिया हुआ स्नेह का दान था। सरला के स्वतंत्र जीवन में वही पहला सहारा और पहला फर्नीचर था। आज 7 साल बाद यादों के रंग भले ही फीके पड़ गए हों, लेकिन पलंग की कीमती लकड़ी अब भी पुरानी नहीं हुई थी। सत्य और सरला दोनों ही आजकल एक दूसरे को बड़े जतन से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में कोई घृणा या द्वेष नहीं है। वे जैसे बहुत सरल और बहुत मिलनसार हों। आनंद के बहाने हंसी ठिठोली में समय बिताने की उनकी निपुणता असाधारण है। देखकर लगता है कि इस मंझे हुए चोर और चतुर स्त्री के बीच जो तालमेल हुआ है, उसकी कोई तुलना नहीं है। इसी बनावटी अभिनय के बीच ही एक दिन सचमुच उनके दिलों का मिलन हो गया। लेकिन मुश्किल ये हुई कि जब तक ये सब झूठ था, तब तक दूसरों का विश्वास दिलाना आसान था। अब इस अजीब रिश्ते की बात पर भला कौन विश्वास करेगा, और विश्वास दिलाकर फायदा भी क्या? सीधी स्वीकारोक्ति, हाव भाव या देवी देवताओं की कसम खाने पर भी परिणाम वही रहेगा।
सत्य के मन में सरला के गुप्त गहनों को खोजने की जुगत छिपी है, जिसने सरला को किसी जाल की तरह हमेशा एक बेचैनी में डाल रखा है। वहीं सरला के मन में सत्य से पैसे और उपहार वसूलने की धुन सवार है, जो सत्य को हमेशा चौकन्ना रखती है। रिश्ते की गहराई चाहे जो भी हो, सोने का मुंह त्यागने की शक्ति सत्य में नहीं है, और पैसों का लालच छोड़ने की मानसिकता सरला की भी नहीं है। सरला जब अकेली होती है तो सोचती है, काश ये आदमी चोर ना होता, तब शायद मैं इससे होने वाली अपनी वसूली की मांगों में थोड़ी ढील दे देती, इसकी आवभगत और सेवा भी बढ़ा देती, इसे हर वक्त अपने पास सहेज कर रखने की जी जान से कोशिश करती। लेकिन फूटी किस्मत, मिला भी तो एक मंझा हुआ पैदाइशी चोर और आवारा। उधर सत्य अपने मन में बुदबुदाता है, काश ये लड़की इतनी शातिर ना होती, तब शायद इसके गहने उड़ाने का इरादा मैं आज ही छोड़ देता। जो कुछ भी कमाता सब इसके कदमों में लाकर डाल देता और हमेशा के लिए एक पक्का समझौता करके यहीं अपना बसेरा बना लेता। लेकिन ये तो हड़बज्जत है, बेहद धूर्त है, साक्षात एक चालाक काबुली वाली। दोनों ही ऐसा सोचते हैं और गुस्से तथा झुंझलाहट से उनका बदन जलने लगता है। एक विचित्र पछतावे में वे छटपटाते हैं और मन ही मन खुद को ही धिक्कारते हैं। कैसे पाले पड़ गए बाबा, इसी चिंता में शरीर ही मिट्टी हुआ जा रहा है। अगले ही पल सक्का सोचता है जितनी जल्दी हो सके काम तमाम करके गहने लेकर अफू चक्कर होना होगा। और सरला सोचती है, वसूली में जरा भी कमी आई तो इस छूछो यानी कि नीच को गर्दनियां मारकर विदा कर दूंगी। एक दिन ढलती हुई दोपहर की धूप में हाजिर होकर सत्या ने प्रस्ताव रखा, आज काफी नकद पैसा हाथ लगाए सरली, चल आज थोड़ा मौज मस्ती की जाए, क्या कहती है? सरला एक पल के लिए ठिठक गई, फिर आंखों में ढेर सारी उत्सुकता लिए सवाल किया, कितने पैसे मिले हैं और मिले भी कहां से? सत्या ने एक आंख दबाकर चेहरे पर ऐसी रहस्यमयी भंगिमा बनाई जिसका कोई मुकाबला नहीं था। उसने संक्षेप में उत्तर दिया, मिल गए बस। दुनिया में पाना ही जहां परम सत्य है, वहां किस तरीके से या कहां से मिला, ये सब हिसाब लगाने बैठना केवल दार्शनिकों को शोभा देता है। सरला ने भी इसीलिए तर्क में ना पड़कर खुशी से झूमते हुए चुटकी ली, तू एक दिन पक्का जेल यानी कि श्रीघर जाएगा रे बाप। खतरा मोल लेकर पुरुष जब अपनी कमाई हुई दौलत किसी स्त्री के हाथों में सौंप देता है तो शायद उस जैसा कमजोर लम्हा किसी औरत के जीवन में फिर कभी नहीं आता। सरला को इस कदर पिघलते देख सत्य भी जैसे कुछ ज्यादा ही भावुक हो उठा। वो गदगद होकर बोला, जेल अगर जाता हूं तो जाऊंगा, तेरे लिए ही तो जाऊंगा, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा? सुनकर सरला और भी ज्यादा निहाल हो गई और मंद स्वर में बोली, ईश। सत्य का पथरीला मन भी जैसे एक पल के लिए मोम हो गया। होश संभालने के बाद से उसने अपने विवेक को कभी तवज्जो नहीं दी थी, फिर भी आज उसके शिथिल शरीर के किसी कोने में जैसे सांप के काटने जैसी एक बारीक दर्द की अनुभूति जागी। वो डंक शरीर के जिस हिस्से में लगता है जैसे वो हिस्सा फौरन सुन्न पड़ जाता है। उदास चेहरे के साथ सत्य ने फिर कहा, एक काम करते हैं, एक बड़ी बोतल मंगवाकर रख लेते हैं और फिर बायोस्कोप देखने चलते हैं, लौटकर जमकर महफिल जमाई जाएगी। तू लेकिन आज अपनी पसंद से सज धज कर तैयार होना, ताकि आसपास के सब लोग बस मुंह फाड़े तुझे ही देखते रह जाएं। सरला खुशी से सराबोर होकर पूछने लगी, तो फिर आसमानी रंग की साड़ी ही पहनो क्या? इस जटिल समस्या के समाधान के लिए सत्य को थोड़ा सोचना पड़ा। उसने गंभीर चेहरे के साथ सलाह दी, बैंगनी वाली पहनती तो कैसा रहता? खैर रहने दे, आसमानी ही पहन। उस साड़ी में तू जो लगती है ना, कसम से ऐसा लगता है जैसे सच में तू किसी घर की बहू हो। सरला ने फिर उसी लाड़ के साथ कहा, ईश। सत्या ने अब जम्हाई ली और अचानक थोड़ा अनमना होने का ढोंग किया, फिर बड़ी सावधानी से अपनी असली चाल चलते हुए बोला, सुन, गहने लेकिन आज बदल लेना। उन गिल्टी नकली के गहनों को देखकर लोग हंसी उड़ाएंगे और मुझे बड़ी शर्म आएगी। समस्या वाकई काफी पेचीदा थी, लेकिन सरला ने जैसे पलक झपकते ही सारी दुविधा झाड़ फेंकी। उसने फुर्तीले स्वर में कहा, तुझे क्या लगता है वो नकली गहने पहनकर जाने में मुझे शर्म नहीं आती? तू ऐसा कर, जाकर टिकट कटा ला, मैं यहां पीने का इंतजाम करके सज धजकर एकदम फिटफाट रहती हूं। सत्या उस 7 साल पुराने मजबूत पलंग पर हाथ पांव फैलाकर लेट गया और धूर्तता से मुस्कुराया। वो जानता था कि बायोस्कोप का टिकट कटाने के बहाने उसे घर से बाहर निकाल पाना ही उसकी जीत होगी। लेकिन सरला तो पक्की शातिर निकली। पलक झपकने से पहले ही उसने किस गुप्त ठिकाने से असली सोने के गहने निकालकर शरीर पर धारण कर लिए। सत्या को इसकी भनक तक नहीं लगी। नाकाम गुस्से से सत्या का चेहरा काला पड़ गया। फिर भी उसने बहुत स्वाभाविक होने का नाटक करते हुए पूछा, इतनी जल्दी गहने बदल भी लिए? आखिर कहाँ थे, सुना तो सही। सरला ने जैसे कोई बहुत सामान्य सी बात कह रही हो, ऐसी लापरवाही के साथ उस नीलामी में खरीदी हुई सेकंड हैंड अलमारी की तरफ उंगली उठा दी। उसकी उस अजीबो गरीब निश्चिंतता और दमदार भंगिमा को देखकर
सत्य को ये समझते देर नहीं लगी कि गहने उस अलमारी में कभी नहीं थे और ना ही कभी होंगे। गुस्से में दांत किटकिटाने के बावजूद सत्य ने बाहर से दांत दिखाकर हंस दिया। उसका मन तो तब सरला का गला घोट देने का कर रहा था, लेकिन इसके बजाय वो और भी ज्यादा लाड़ दुलार दिखाने लगा। मन ही मन उसने एक बेहद क्रूर फैसला कर लिया था, और वो फैसला जैसे जैसे पक्का होता जा रहा था, सत्य उतना ही ज्यादा मजाक कर करके सरला को हंसाने की कोशिश कर रहा था। उस रात वो सरला को एक देसी फिरंगी होटल में ले गया। वहां सड़े हुए चौप की दुर्गंध और महंगी विदेशी शराब के कड़वे स्वाद से कमरा जैसे भारी हो उठा था। सरला ने थोड़ा हैरान होकर कहा, घर पर ही तो महफिल जमी थी, फिर यहां क्यों? आज बहुत सारे पैसे कमाए हैं ना, इसलिए जी भरकर मौज मस्ती करने की साध जगी है। सत्य की स्वर में एक अजीब सी चुभन थी। उसके जवाब को सुनकर सरला के मन में आशंका का एक हल्का सा बादल उमड़ आया, लेकिन सत्य अब सतर्क हो गया था। वो अब बेवजह नहीं हंसा और न ही उसने बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिखाया। घर लौटने के बाद जब कमरे में भारी सन्नाटा छा गया, तब सरला ने फिर पूछा, अचानक मुंह क्यों लटका लिया? इस बार सरला की आंखों और चेहरे पर डर और शक साफ छलक रहा था। सत्य ने खुद को संभालते हुए बहुत ही सामान्य आवाज में जवाब दिया, नहीं रे, मुंह लटकाने जैसी क्या बात है, तुझे गलतफहमी हुई है। सरला ने थोड़ा निश्चिंत होकर जब दोबारा शराब की बोतल खोली, तभी वो विभत्स कांड हो गया। गहने हथियाने के नशे में डूबे सत्य ने किसी बीच के अंतराल में उस बोतल के तरल जहर में कागज की पुड़ियां मिलाया हुआ जहरीला पाउडर मिला दिया। सरला ने जिस तरह सत्य को चकमा देकर गहने बदले थे, सत्य ने उससे कहीं अधिक निपुणता के साथ उसे जहर पिला दिया। वो विषैला अमृत पेट में जाते ही सरला ने मुंह बिगाड़कर उसे उगलना चाहा। थू, क्या पिला दिया मुझे? इतना भद्दा स्वाद क्यों है इसका? सत्य ने अब मायावी छल भरे स्वर में शिकायत की। कहा था कि उतने सारे सड़े हुए चौप मत खा, पर तूने तो बात सुनी ही नहीं। ले, एक पान खाकर देख। यह कहकर उसने बड़े स्नेह से सरला के मुंह में एक पान ठूंस दिया। थोड़ी ही देर में जहर की जलन से सरला कराने लगी। जी कैसा कर रहा है रे सत्या, सिर फटा जा रहा है, मैं अब और नहीं पी पाऊंगी। सत्या ने इस बार भी धीमे सुर में कहा, मैंने कहा था कि पान मत खा, फिर भी तूने खाया। आ थोड़ा सिर दबा देता हूं। इसके बाद सरला सत्या के गोद में सिर रखकर छटपटाने लगी। उसकी कराह और यंत्रणा से पूरा कमरा जैसे गूंज उठा। मुंह के कोने से सफेद झाग निकलने लगा और फटी हुई आंखों से वो सत्या के उस भावहीन चेहरे की ओर देखती रही। जीने की एक आखिरी हताश कोशिश में उसने सत्या को दोनों हाथों से जकड़ लिया। जो आदमी उसे तिल तिल कर मौत की ओर ढकेल रहा था, उसी के पास उसने जरा सी पनाह ढूंढनी चाहिए। कुछ ही देर में उसका शरीर ढीला पड़ गया। विनाशकारी जहर के असर से वो सुन्न होकर खुद को सत्या के हाथों में सौंप गई। उसकी चेतना का दीपक बुझने को आया, फिर भी आंखों की दृष्टि में तब भी एक अजीब नासमझ और लाचार मिन्नत बाकी थी, जैसे वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसका प्रिय इंसान ही उसका हत्यारा है। इसी को कहते हैं जीवन की सारी शक्ति दांव पर लगाकर की गई साधना की चरम सार्थकता। जिसके साथ दिल का गहरा खिंचाव पैदा हुआ था, उसी को आज मौत के आमने सामने खड़ा करके गहने और रुपए पैसे हथिया लेना। सत्य का अपना चेहरा भी तब सफेद पड़ गया था। उसने एक एक करके सरला के सुन्न शरीर से सारे आभूषण उतार लिए। आंचल में बंधी उस चाबी की मदद से उसने चप्पा चप्पा छानकर वो आखिरी छिपी हुई जमा पूंजी भी खोज निकाली। लेकिन सब कुछ समेटकर भागने के ठीक आखिरी पल में जैसे एक विचित्र विष क्रिया से सत्य के अपने दोनों पैर भी सुन्न पड़ गए। सिर झिनझिना रहा है। बंद दरवाजे के पास जाकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। सरला जिस तरह निढाल होकर पड़ी है, उसे देखकर क्या किसी की मजाल है जो कल्पना कर सके कि ये लड़की कभी उस मंजी हुई काबुली वाली की तरह जबरदस्त थी? सत्य जानता है पूरी रात इस कमरे में किसी के आने की संभावना नहीं है। दरवाज़ा अगर बंद रहे तो कल दोपहर बीत जाने पर भी कोई सरला की सुध नहीं लेगा, जबकि उसके मुंह के उस सफ़ेद झाग को पोंछकर सिर पर थोड़ा पानी डालने में ही भला कितनी देर लगती। सरला की उस आसमानी रंग की साड़ी के आंचल से ही उसने उसका मुंह पोंछ दिया। आंखों और चेहरे पर पानी की छींटे देते समय उसने उस बात का ख्याल रखा कि कहीं वो सलीके से बंधा हुआ जुड़ा खराब ना हो जाए। बालों को हल्के से भिगोते हुए सत्य के मन में एक अजीब सी सेवा की धुन जाग उठी। चोरी करके भागते समय भी एक चोर ऐसी गहन सेवा में तृप्ति पा सकता है, ये वाकई अकल्पनीय है। पंखे से हवा करते हुए सत्य के मन में अचानक एक अनिष्ट की आशंका जागी। अगर सच में ये मर गई तो? जहर का असर तो सब शरीरों पर एक जैसा नहीं होता। एक के लिए जो मामूली है, दूसरे के लिए वो प्राणघातक होना कोई असामान्य बात नहीं है।
अगर सरला को होश न आया, अगर उन अपलक आंखों में फिर कभी रोशनी न लौटी? पुलिस का झमेला तो चोरी के मुकाबले खून के मामले में कई गुना ज्यादा होता है। पकड़े जाने पर सजा भी वैसे ही आसमान छूने वाली होगी। सत्य का तर्कवादी मन बार बार खुद को समझा रहा था कि सरला को कुछ नहीं होगा। कल दोपहर तक होश आने के बाद अगर वो इस भारी नुकसान के सदमे से हार्ट फेल ना कर जाए तो वो पक्का बच जाएगी। लेकिन अगर सचमुच कुछ अनहोनी हो गई तो? क्या सरला वाकई इतनी कमजोर है? उसने आज तक जितनी स्त्रियां देखी थीं, क्या उन सब में इस सरला की ही प्राण शक्ति सबसे कम थी? क्या दुनिया में इतनी कोमल और लाचार जीव कोई और भी है? डर और आशंका से सत्य के सीने के भीतर जैसे मरोड़ उठने लगी। उस निष्प्राण शरीर की ओर देखकर एक चरम आक्रोश में उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो जैसे यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि सरला इतनी मजबूत नहीं है कि जरा से जहर को सह सके। एक तीव्र क्षोभ में उसका मन कर रहा था कि सरला के उस शिथिल देह को अपनी छाती में भींचकर कुचल डाले। जो लड़की उसकी इतने दिनों की सटीक योजना को इस तरह हास्यास्पद ढंग से चौपट कर रही है, उसे ये कड़ी सजा देना क्या बहुत गलत होता? आक्रोश इतना प्रबल था कि गला घोटकर मारने के आसान तरीके के बजाय उसे अपनी छाती के दबाव से पीस डालने की बात ही सत्य के दिमाग में बार बार घूमने लगी। एक एक करके गहनों को फिर से सरला के निप्राण अंगों पर पहनाकर और रुपयों पैसों को उनके सही स्थान पर छुपाकर सत्य ने आंचल में चाबी को मजबूती से बांध दिया। इसके बाद वो और भी बेताब होकर सरला की सेवा करने लगा। सोने का वो ठंडा स्पर्श जब सरला की पसीने से तर और पीली पड़ चुकी त्वचा को छू रहा था, तब सत्य के मन में एक विचित्र असंतोष था। जिस अवस्था में लौटने पर लड़की का बचना निश्चित होगा, उस सामान्य स्थिति में आने में शायद कल दोपहर बीत जाएगी। लड़की को इतनी जल्दी पिघल जाने वाली मक्खन की गुड़ियों थोड़ी ना है। उपसंहार। माणिक बंदोपाध्याय की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये एक अपराधी के मन के द्वंद्व की चरम परिणति है, जहां अंततः मृत्यु के भय और एक अजीब से खिंचाव ने उसके लालच को हरा दिया। जिस गहने के लिए उसने अपनी प्रेयसी को जहर दिया, अंत में उन्हीं गहनों को उसे वापस लौटाना पड़ा ताकि वो सामान्य दिख सके। ये प्रेम और अपराध की वो विषाक्त स्थिति है जहां हार और जीत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।